तो प्यारे विद्यार्थियों, देख सकते हो रात के लगभग 2 बजे से भी ऊपर का समय हो चुका है और हमारे हाथ में आ चुका है प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा आपका कक्षा 12 का अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, रात की 2 बजे उठकर आप सभी के लिए इस वीडियो को शूट कर रहा हूं ताकि आप सभी लोग कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र विषय में पूरे नंबर ला सको। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वैसे तो मैं यहाँ पर आपको सेट बी का फुल सॉल्यूशन दे रहा हूँ, मगर देखिएगा आप सब लोग भी जानते हो कि सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी में सारे के सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना एक जैसे पूछे जाते हैं, यानी कि उनका सिर्फ क्रम चेंज होता है ऊपर नीचे, मगर क्वेश्चन वही के वही आते हैं। तो देखिएगा चाहे आपके पास में कोई सा ही सेट पेपर आए, मगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, क्योंकि पूरा का पूरा आपका जो क्वेश्चन पेपर है ना वो पूरा ऐसा कैसे ही आने वाला है जैसा कि आज मैं यहाँ से आपको बताऊंगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं का आपका अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा और आप सबको इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। ए टू जेड क्वेश्चंस बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया, जान लिया और समझ लिया। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं का आपका अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा आया है और आप सबको इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। यहाँ से आप लोग प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो ए टू जेड क्वेश्चंस आप सबसे पेपर में ऐसे कैसे पूछे जाएंगे जैसा कि आज मैं यहाँ से आपको बताऊंगा और साथ ही साथ में प्यारे विद्यार्थियों इसका फुल सॉल्यूशन दूंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आप सभी की अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12 के अर्थशास्त्र विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपसे क्वेश्चन में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अर्थ है। तो देखिएगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अर्थ होता है विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन। दूसरा क्वेश्चन, कौन सी अर्थव्यवस्था निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में रहती है। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो तब सीमांत उपयोगिता क्या होगी, शून्य होगी। तो यहाँ से पहले का उत्तर आ हो गया, दूसरे का सा हो गया, तीसरे का भी आपका आ हो गया। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, जो वस्तुएं किसी अन्य वस्तु की जगह उपयोग की जा सकती है उसे क्या कहते हैं। तो देखिएगा इसको कहते हैं स्थानापन्न वस्तु। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तब कार की मांग का वक्र क्या होता है। तो देखिएगा नीचे की ओर होता है, ये इसका उत्तर होगा। यहाँ से आप सब लोग देख लें इसको। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखने को मिलेगा जिसमें कि आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति अच्छे से कर लेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लागत एक अतिरिक्त इकाई की उत्पादित करने की लागत होती है। तो देखिएगा यहाँ पर आपको क्या लिखना, सीमांत लागत यहाँ पर आपको लिख लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का अध्ययन व्यष्टि दृष्टिकोण से नहीं समष्टि दृष्टिकोण से होता है। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, भारत के वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, मांग वक्र का ढलान वस्तुओं के लिए ऊपर की ओर होता है। तो देखिएगा यहाँ पर आपको लिखना आवश्यक वस्तु के लिए ऊपर की ओर होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, औसत संप्राप्ति को कहा जाता है। तो देखिएगा इसको औसत आगम भी कहते हैं। सातवां क्वेश्चन, कुल लाभ बराबर कुल आगम माइनस कुल लागत, इसका राइट आंसर होगा। यहाँ तक के क्वेश्चंस आप लोग देख लेंगे। उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे जोड़ी पूछी जाएगी, तो इसलिए आप सब लोग यहाँ से जोड़ी को देख ले, समझ लें। तो देखिएगा जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना होगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, सही जोड़ी बनाकर आपको यहाँ से लिखनी है। तो सही जोड़ी में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, टिकाऊ सामान रेफ्रिजरेटर होगा, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद होगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस घिसावट। भारतीय रिजर्व बैंक 1935 में स्थापित हुई थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। द्वितीय क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र किसी से संबंधित। तो देखिएगा इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ तक के क्वेश्चंस देख लें। अब इसके बाद में चलेगा आप आगे क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिएगा ए टू जेड क्वेश्चंस मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छी प्रकार से समझ लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन लिखे हैं, सत्य सत्य की पहचान कीजिए। तो सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा वे है जो मुद्रा का कार्य करे, बिल्कुल सत्य है। समस्त बैंक रिजर्व बैंक के अधीन होते हैं, ये भी सत्य होगा। व्यापारिक बैंक केवल अल्पकालीन ऋण देते हैं, असत्य होगा। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को औसत पूर्ति कहते हैं, ये भी आपका असत्य होगा। उसके बाद में जनसंख्या में वृद्धि का पूरा प्रभाव प्रति व्यक्ति आय पर नहीं होता है, ये बिल्कुल असत्य
सत्य हो जाएगा। छठा क्वेश्चन, स्टॉक में परिवर्तन एक प्रवाह अवधारणा है, ये भी आपका सत्य होगा। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस आप सब लोग देख लेंगे। उसके बाद में देखिएगा एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है WTO का अर्थ, तो देखिएगा इसका अर्थ होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं UN, यहाँ पर आपको लिखना है यूनाइटेड नेशंस। अगला तीसरा क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय बैंक का नाम भारतीय रिजर्व बैंक। GST का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स। साख से आप क्या समझते हैं, तो देखिएगा वित्तीय क्षमता को साख कहते हैं, या फिर आप लोग क्रेडिट भी लिख सकते हो। और NDP का पूरा नाम, तो देखिएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका राइट आंसर होगा। इस सभी को आप लोग इस प्रकार से देख लेंगे। अब देखिएगा आपके जो बाकी के क्वेश्चन है ना, उन सभी के क्वेश्चन के आंसर भी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देखिएगा छठा क्वेश्चन पूछा गया है, आप सब लोग इसको देख लें। छठे क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं, जिसमें कि पूछा गया उपयोगिता क्या है। तो देखिएगा उपयोगिता किसे कहते हैं, इसका उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग यहाँ से देखें और अच्छी प्रकार से इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, सामान्य वस्तुएं क्या है, सातवां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा सामान्य वस्तु किसे कहते हैं, ये पूरा का पूरा इसका उत्तर लिखा है, आप सब लोग देख ले। सामान्य वस्तु किसे कहते हैं, ये पूरा का पूरा इसका उत्तर यहाँ पर आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन, मध्यवर्ती वस्तु क्या है, आठवां क्वेश्चन। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और इसके उत्तर को देखते हैं कि मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है। तो देखिएगा इसके उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लें, ताकि आप सब लोग इसको अच्छी प्रकार से नोट कर सकें। तो देखिएगा यहाँ से मैंने आपको सामान्य वस्तुएं बता दिया था, या फिर मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती है, या इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया पूंजीगत वस्तुएं, इसको आप लोग लिख सकते हो, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मध्यवर्ती वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती है जिनको, या फिर आप लोग पूंजीगत वस्तुओं को समझ लीजिएगा। देखिएगा पूंजीगत वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती है जो कि अन्य उत्पादक इकाइयों में निर्माण के रूप में कार्य में आती है, जैसे कि एक फैक्ट्री में मशीन हो गई या एक भवन हो गया, इसे पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। अब इसके बाद में नवा क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा का अर्थ बताइए। तो देखिएगा मुद्रा का अर्थ क्या होता है, यहाँ से आप सब लोग देख लेंगे, ताकि आप सभी लोगों को प्यारे विद्यार्थियों ये समझ में आ सके। तो देखिएगा मुद्रा का अर्थ क्या होता है, यहाँ से आप सब लोग देख लें, ये मुद्रा का अर्थ लिखा है पूरा का पूरा क्वेश्चन, और इसके उत्तर को आप लोग अच्छी प्रकार से देख लें और इसे याद भी कर लें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, राष्ट्रीय आय से क्या से है, 10वां क्वेश्चन। तो देखिएगा 10वें क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा ये लिखा, फ्रैंक जॉन के अनुसार राष्ट्रीय आय लेखा वे विधि है जिसके द्वारा सामूहिक आर्थिक क्रियाओं को समझा या मापा जाता है। तो देखिएगा इसका उत्तर हमने बता दिया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, बाजार से क्या आशय है, 11वां क्वेश्चन। तो देखिएगा 11वें क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप सब लोग यहाँ से इसको देखते चले। यहाँ पर मैंने आपको जो क्वेश्चन बताए थे ना, यहाँ तक के क्वेश्चन अपने हो चुके थे। कहाँ पर रुके थे हम, बाजार वाला क्वेश्चन अपन को देखना था कि बाजार से क्या आशय है। तो देखिएगा बाजार से क्या आशय होता है, आप सब लोग देख लें। यहाँ से बाजार वाला जो क्वेश्चन लिखा है ना, उसका उत्तर ये दिया गया है, पूरा का पूरा आप लोग देख लेंगे यहाँ से, और इसको अच्छी प्रकार से याद भी कर लें आप लोग। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। देखिएगा 12वां क्वेश्चन, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या आशय है। 12वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जिसमें कि आपको बताना है सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या आशय है। तो देखिएगा इसका उत्तर आप सब लोग यहाँ से इसको देख लेंगे, कहाँ पर लिखा है इसका उत्तर। ये इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको दिया गया है। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लें और अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे। उसके बाद में 13वां क्वेश्चन, पूर्ति की लोच से क्या आशय है। 13वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पूर्ति की लोच से क्या आशय है। तो यहाँ से आप सब लोग देख लें, ये इसका उत्तर लिखा पूरा का पूरा, पूर्ति की लोच से क्या आशय है, पूरा का पूरा क्वेश्चन, और इसका उत्तर आप लोग नोट कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14वां, सकल मांग का अर्थ लिखिए। 14वां क्वेश्चन में आपसे पूछा गया सकल मांग का अर्थ आपको बताना है। तो देखिएगा सकल मांग किसे कहते हैं, यह पूरा का पूरा इसका उत्तर यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, आगे के आपके क्वेश्चन देखते हैं, ताकि आप सबको ये अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा 15वां क्वेश्चन, पूर्णतया बेरोजगार पूर्ति से आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा इसके उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा इसका उत्तर ये लिखा पूरा का पूरा, पूर्णतया बेरोजगार पूर्ति से आप क्या समझते हैं, पूरा का पूरा इसका उत्तर यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा में आपको अंतर बताना है। तो देखिएगा धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा के बीच में अंतर यहाँ से आप लोग देख लेंगे। यह पूरा का पूरा इसका अंतर यहाँ पर आपको दिया गया है। 4 अंतर लिखे, चारों को आप लोग नोट कर लें यहाँ से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ तक कि हमने देख लिया। 17वां क्वेश्चन, मुद्रा के प्राथमिक कार्य आपको बताने हैं। तो देखिएगा मुद्रा के प्राथमिक कार्य कौन कौन से होते हैं, यहाँ से आप सब लोग देख लेंगे, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को यह अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा मुद्रा के प्राथमिक कार्य, विनिमय के माध्यम, मूल्य का मापक, इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लेंगे और अच्छी प्रकार से इसको याद कर लेंगे। इस प्रकार से आप सब लोग इसको देखते चले। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 18वां क्वेश्चन, जिसमें कि पूछा है किस प्रकार से आय में वृद्धि होने पर उपभोक्ता वस्तु की मांग में परिवर्तन आता है। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन पूछा गया ना आपका 18वां, इसका उत्तर क्या होगा, आप सब लोग देख लें यहाँ से।
तो देखिएगा यहाँ से आप सभी को A to Z क्वेश्चन बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। तो देखिएगा 18वीं के क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा पूरा का पूरा, आप लोग यहाँ से देख के पढ़ लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे। ये पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थी इसका उत्तर लिखा है, आप लोग चाहे तो एक ही साथ में इसको पूरा नोट कर सकते हो। तो इसको इस प्रकार से आप लोग नोट कर लें। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिएगा 18 के बाद में 19वां क्वेश्चन, सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर आपको बताना है। तो देखिएगा सूक्ष्म और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर आपको यहाँ से इस प्रकार से बता देना है। ये पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों अंतर दिया गया है, तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें और अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे। उसके बाद में 20वां क्वेश्चन, औसत आय और सीमांत आय में अंतर आपको स्पष्ट करना है। तो चलिएगा अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, औसत आय और सीमांत आय में अंतर को देखते हैं। तो देखिएगा औसत आय और सीमांत आय में ये अंतर लिखा है, पूरा का पूरा आप लोग देख लें इसको और अच्छे प्रकार से याद भी कर लेंगे। चाहे तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ, ये अंतर लिखे हैं और इसके अलावा एक ये लिखा है। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 21वां, और 21वें की अथवा में आपको केंद्रीय बैंक के कार्य पूछे गए हैं। तो चलेगा हम केंद्रीय बैंक के कार्यों को देख लेते हैं ताकि आप सब लोग इसको अच्छी प्रकार से याद कर सकें। तो देखिएगा केंद्रीय बैंक के कार्य ये होते हैं, पहला लिखा नोट निर्गमन करना, दूसरा लिखा सरकार का बैंकर, तीसरा लिखा बैंकों का बैंकर, और उसके बाद में अगला लिखा है क्या, यहाँ से आप सभी लोगों को कर लेना है विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षण। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 22वें में भी आपको सवाल दिया जाएगा, मगर उसके अथवा में प्रश्न पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय आय की वृद्धि में कमी होने के कारण आपको बताने हैं। तो देखिएगा इसका उत्तर ये लिखा, आप सब लोग देख लें यहाँ से क्या क्या कमी है। पूंजी की कमी होती है, तकनीकी पिछड़ापन, कृषि पर निर्भरता, और उसके बाद में आय व संपत्ति का असमान वितरण। तो ऐसे आप सब लोग इसको लिख लें और पूरा का पूरा याद कर लेंगे। उसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन 23वां, स्फीति और अस्फीति से आप क्या समझते हैं। 23वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे कि स्फीति और अस्फीति क्या होती है। तो देखिएगा स्फीति यह होती है, स्फीति में वे अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है तथा वस्तु की कीमतें बढ़ती है। स्फीति को दूर करने का उपाय क्या क्या है, ये 3 उपाय लिखे हैं। और उसके बाद में अस्फीति क्या होती है, इसका उत्तर ये लिखा गया है। तो देखिएगा इस प्रकार से आप सब लोग इसको अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे। टोटली प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से मैंने आप सभी को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझा दिया है। अब प्यारे विद्यार्थियों इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।